गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हम फसल उत्पादन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अच्छी पैदावार के लिए हमारे जो किसान हैं चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इसके विभिन्न चरणों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमने विस्तार में पहला जो तरीका है, यानी कि पहला जो चरण है, उसको पढ़ा। वो है मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को किस प्रकार से पैदावार के लिए या फसल उगाने के लिए किया जाता है। अब दूसरा जो स्टेप है या दूसरा चरण है, वो है बीजों का चुनाव एवं बुआई। क्या है? बीजों का चुनाव एवं बुआई, ये है दूसरा चरण। अब इसमें क्या होता है? खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना ही बुआई कहलाती है। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है, और अच्छे बीजों के चयन का परीक्षण करने से क्या होता है? वो अच्छी तरीके से उगते हैं। तो बेटा, हम अच्छे बीजों का चयन कैसे करें? अच्छे बीजों का चयन करने के लिए एक हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, एक परीक्षण कर लेते हैं अच्छे बीजों का। जैसे कि आपने कुछ फसल उगाना है, तो हमने देखना है कि हमारे पास जो बीज है वो अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक परीक्षण आपको बताते हैं, क्या करने से आपको उसका चयन कर सकते हैं। चलिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है? 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम क्या लेना है आपने? बीज लेना है। 100 ग्राम बीज लेंगे आप। और जैसे गेहूं का हो या मेथी का हो, कुछ भी, तो इसको क्या करेंगे आप? हम एक कटोरा लेंगे। क्या लेंगे? एक कटोरा लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, एक कटोरा ले लिया। और इसमें हम क्या करेंगे? इस कटोरे में हम जल डाल देंगे। जल डाल दिया हमने। ठीक है, जल डाल दिया। अब इसे क्या करेंगे? इन बीजों को, जो हमने 100 ग्राम बीज लिए हैं, इन बीजों को हम इस कटोरे में डाल देंगे। ठीक है, जो पानी भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, जो क्या कहते हैं हम उसको, पानी से भरा हुआ कटोरा, इसमें हमने क्या कर दिया? हमने इसमें बीज डाल दिए। इस तरह से हमने इसमें बीज डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद रुकिए, कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया हमने। थोड़ी देर बाद हम एक अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि जो पानी है ना, ये पानी है, तो इस पानी के निचले हिस्से में कुछ बीज है। निचले हिस्से में हम देखेंगे कि कुछ बीज जो है इसकी तली में बैठे हुए हैं, और कुछ बीज जो है ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। कुछ बीज ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अब ये बीज क्यों तैर रहे हैं इस तरह से? तैरते हुए बीज, तैरते हुए बीज हैं जो आप ऊपर ऊपर देख रहे हो, तैरते हुए बीज। तो ये जो ऊपर ऊपर जो बीज बह रहे हैं, है ना, वो क्या है? वो अंदर से खोखले हैं। क्या है वे? खोखले हैं, अंदर से खोखले हैं। और इसी कारण ये हल्का है, और इसी कारण ये क्या हो रहे हैं? ये ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। और ये बीज क्या नहीं है? स्वस्थ नहीं है। ये बीज स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं कुछ। अब जो तलहटी में है, ये जो है तल में, तल में जो बीज है, वे बीज उत्तम बीज है। उत्तम बीज है। क्यों? क्योंकि वे खोखले नहीं है और ये स्वस्थ
स्वस्थ बीज है। कैसे बीज है? स्वस्थ बीज है। तो ये जो बीज जो तलहटी में है, इसको हम बुआई के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये बुआई के लिए उत्तम बीज है। लेकिन जो ऊपर ऊपर तैरते हुए बीज हैं, वे खोखले हैं और स्वस्थ नहीं है, इसीलिए हम उसका उपयोग बुआई के लिए नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप बीजों का चयन कर सकते हैं। अब बीजों के चयन के उपरांत, बीजों का चयन तो हमने कर लिया, उसके उपरांत हम क्या कर सकते हैं? बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। तो पहले बीजों का चयन, बीजों का चयन कर लिया जाता है, उसके बाद हम बुआई की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? बुआई की तैयारी करते हैं या बुआई करते हैं। अब बीजों के चयन के उपरांत हम बुआई करते हैं, और बुआई के कई तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ बीजों को, जो पौधे पौधे होते हैं, कुछ पौधों के बीज छितरा कर बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? छितरा कर, छितरा कर बोया जाता है। जैसे कि बाजरा, बाजरा, मक्का आदि, इनके बीज कैसे बोया जाता है? छितरा छितरा कर बोया जाता है। और कुछ बीजों को गहराई में बोया जाता है। कुछ बीजों को गहराई में बोया जाता है, गहराई में बोया जाता है। कुछ बीजों को गहराई में बोया जाता है, और इसके लिए डिबलर तथा बीज बेधक, ठीक है, डिबलर तथा बीज बेधक का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ये जरा चित्र में आपको दिखा देते हैं ये कैसे होते हैं। ये देख सकते हो आप कि बीजों का बोने का जो तरीका है वो कैसे कैसे होता है। ये देखो बेटा, ये आप देख सकते हो चित्र में, ये पारंपरिक बुआई की जाती है। हलों को, बैलों को जो है हल से जोतकर पहले के जमाने में इस प्रकार से बुआई की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हम लोगों को पता लगा कि नए नए औजारे हैं, नई नई चीजें हैं, जिससे हम बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये देखो, ये सीड ड्रिल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सीड ड्रिल कहलाती है। और एक और वस्तु हम आपको दिखाते हैं, एक और चीज हम आपको दिखाते हैं। सीड ड्रिल के अलावा डिप्लर भी आप देख सकते हो चित्र में। इससे क्या होता है? डिप्लर और जो सीड ड्रिलर है, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? बीजों को गहराई में बो सकते हैं, तथा इनके द्वारा बीज जो है समान दूरी पर हम लोग बो सकते हैं। कैसे बो सकते हैं? गहराई में तो इसका प्रयोग, यानी कि बीजों को बुआई कर ही सकते हैं, साथ में बीज जो है समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोया जा सकता है। अब गहराई तक बोए जाने से क्या होगा? पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना कम है। अब बीजों के उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से प्राप्त जल की मात्रा तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। सभी इकट्ठे इकट्ठे बो दिया तो क्या होगा? सबको इस प्रकार से देखो, ऐसे ऐसे सामान्य ऐसे ऐसे दूरी पर हम लोग अगर बोए, तो इनको पर्याप्त मात्रा में जल, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, है ना, और बढ़ने के लिए जगह सब मिल सकती है। और अगर आप इस तरह से बोओगे, यानी कि साथ साथ इकट्ठे एक झुंड में, तो क्या होगा? वो ठीक से उगेंगे नहीं। क्योंकि क्या, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ना उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा, मिट्टी से पर्याप्त जल तथा पोषक तत्व भी इन लोगों को, यानी कि इन बीजों को जो ऐसे एक साथ बोए गए, उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया क्या है, किस प्रकार से बीजों की बुवाई होती है और क्या क्या, किन किन औजारों का प्रयोग हम करते हैं। अब दान जो है वो उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है, आपको पता है। और दान की जो बुवाई है, उसके लिए किसी छोटे भूभाग या पौधधार में धान के बीजों को बोया जाता है। जब
इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को क्या करते हैं, खेत में रोप देते हैं। तो पहले क्या किया जाता है कि इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे जो है छोटे भूभाग में क्या करते हैं, दान की बुआई करते हैं। इस तरह से दान की बुआई करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये उग जाते हैं उसको बड़े बड़े खेतों में क्या करते हैं, इनमें से जो स्वस्थ पौधे हैं, स्वस्थ पौधों को लेते हैं और उनको क्या करते हैं, बड़े खेतों में रोपित कर देते हैं। खेतों में इस प्रकार से रोपित कर देते हैं। और इस फसल को खेत के में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। आपको पता है धान की पौधे के लिए, धान की कृषि के लिए क्या जरूरत होती है, खड़े पानी की जरूरत होती है। खड़े पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधे के मध्य उचित दूरी पर रखा जाए और बुआई के उपरांत जो है बीज मिट्टी से पोषक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में उनको मिल रही है और क्या बोलते, ये सही सामान्य दूरी पर इनको बोया गया है। इससे ही क्या होगा, इससे कि पौधे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी फसल की उत्पादन भी होगी। तो ये तो था हमारा दूसरा स्टेप, जिसे बीजों का चुनाव और बुआई के बारे में हमने पढ़ा। अब अगला जो स्टेप है, वो तीसरा जो स्टेप है, वो है मृदा के पोषण तत्व एवं उर्वरक। तीसरा है मृदा के पोषक, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक। अब बुआई तो हो गई, अब इनको पर्याप्त मात्रा में क्या देना है, पोषक तत्व देने हैं पौधों को, तभी तो वो बड़े होंगे। तो पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा से या मिट्टी से जल व खनिज, लवण यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और यदि मृदा में पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं है तो क्या करेंगे, तो फसलों का पैदावार और गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को देना बहुत जरूरी है। तो जो आवश्यक पोषक तत्व है पौधों के लिए, उसे हम तीन भागों में बांटते हैं। वो क्या क्या है जरा देख लेते हैं। पहला है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व, अब भाई देखो नाम ही दिख रहा है आपको, मुख्य पोषक तत्व। ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व यानी जो पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे पौधों की पैदावार के लिए या बढ़ोतरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, है ना। कहाँ से, जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं किनको, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। किनसे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस तथा पोटेशियम, इनको पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, इनको वे
भूमि से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को जल तथा वायु से प्राप्त करते हैं वे। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। तो ये जो है, ये सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी क्या है? ये सभी पौधों के मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं। अब दूसरा पोषक तत्व का दूसरा भाग कौन सा है, जरा देख लेते हैं। वो है गौण पोषक तत्व। अगला है गौण पोषक तत्व। ख गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व। अब ये गौण पोषक तत्व कौन से हैं, जरा देख लेते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। कौन से? कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर, ये सब गौण पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये भी मृदा से ही प्राप्त करते हैं पौधे। पौधों के इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। मैंने आपको बताया जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं बहुत जरूरी होता है पौधों के लिए, लेकिन गौण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, ये सब क्या है? ये मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में पौधे यूज करते हैं। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? सूक्ष्म यानी कि जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो पौधे उपयोग करते हैं। अब पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, लोहा, तांबा, तांबा, जिंक, ये सभी अति सूक्ष्म मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं। फिर भी इनकी कमी ना होने की वजह से, कमी होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास में या फसल की जो पैदावार है उस पर प्रभावित करती है। तो अच्छे पैदावार के लिए, पौधों की अच्छे पैदावार के लिए इन सभी पोषक तत्वों को, चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्व हो, गौण पोषक तत्व हो या मुख्य पोषक तत्व हो, इन सब की लभ्यता बहुत जरूरी है। और पौधों को इन सब की पोषक पोषक तत्वों को देने से ही पौधे जो है पूर्ण रूप से विकास करते हैं। अब खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष हम लगाते जाते हैं तो भूमि की पोषकता कम हो जाती है या प्रभावित हो जाती है, और इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है, और इसी को हम फसल चक्रण कहते हैं। क्या है फसल चक्रण? फसल फसल चक्रण, फसल चक्र। फसल चक्रण मैंने आपको बताया कि लगातार अगर हम किसी एक ही पैदावार को, जैसे कि गेहूं है, गेहूं को ही हम वर्ष दर वर्ष लगाए या धान को ही हम वर्ष दर वर्ष लगाए, तो क्या होगा? तो भूमि की उर्वरकता जो है वो कम होती जाएगी, पोषकता प्रभावित हो जाएगी। और उससे क्या होगा? एक इससे तो उससे क्या होगा कि भूमि की उर्वरकता एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फसल के बाद, एक फसल के बाद क्या करते हैं, दूसरी विकल्पी फसल लगाया जाए, दूसरी विकल्पी फसल लगाया जाए। ठीक है, जैसे कि गेहूं लगा दिया, इस वर्ष हमने गेहूं को लगा दिया, और अगले वर्ष में हमने क्या किया, दलहन की फसल लगा दी, दलहन की फसल लगा दी। इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरकता जो है वो बनी रहेगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं, इसी को फसल चक्रण कहते हैं। और इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति की कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह जाती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो फसल की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी भूमि में हम रासायनिक रासायनिक कृत्रिम अथवा प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि भूमि में ही सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग डाल सकते हैं। खाद क्या है, खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। खाद क्या है, खाद कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। क्या है खाद, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जियां, पौधे, पत्तियां आदि अन्य जैव जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये, जैसे कि गोबर, शाक सब्जियां, सब्जियां, पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां पौधों की पत्तियां, ऐसे जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, हम खाद कहते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्र करके मिट्टी से ढक दिया जाता, क्या किया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, और इस प्रकार तैयार की गई खाद को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। इस प्रकार की खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट कैसे बनता है, कंपोस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे गोबर, शाक सब्जियां, पौधों की पत्तियां, ये सब जब सड़ते गलते हैं या अवशेष, जैव अवशेष जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और उस गड्ढे में डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और मिट्टी से ढकने पर क्या होगा कि सूक्ष्म जीव, जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, और ये क्या होते हैं, ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद बनता है, और इस प्रकार के खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। क्लियर, इस प्रकार के खाद को हम कंपोस्ट कहते हैं। अब खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरा ना हो, खाद के माध्यम से अगर पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त नहीं हो रहा है,
तो उस समय किसान क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। अब रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। तो हमने पढ़ा कि खाद क्या है और कंपोस्ट क्या है। अब हम बात करते हैं रासायनिक रासायनिक खाद की। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद क्या है? रासायनिक रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है? मैंने आपको बताया रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये लवण तथा लवण अथवा लवण अथवा कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पौधों के लिए आवश्यक क्या होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि पौधों के लिए कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि। अब कुछ प्रमुख रासायनिक उर्वरक के नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिया, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। तो ये सब क्या है बेटा? ये सभी कुछ रासायनिक उर्वरकें हैं, प्रमुख रासायनिक उर्वरकें हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम आदि। ठीक है, अब इनमें जो है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताए रासायनिक उर्वरकों के नाम, इनमें क्या होते हैं? इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं ये जल में अति घुलनशील होते हैं। इस कारण पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु जो होते हैं वो उनकी सहायता से नाइट्रोजन स्थितीकरण द्वारा पूरी हो सकती है। नाइट्रोजन स्थितीकरण द्वारा उनकी मांग पूरी हो सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती और नाइट्रोजन स्थितीकरण जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या है। तो अगले कक्षा में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यही अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।